हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है डीजल पावर स्टेशन। हम कर रहे हैं चैप्टर 1 पावर सिस्टम का, जिसमें से हमने अब तक कवर कर लिया है थर्मल पावर स्टेशन, उसके की कंपोनेंट्स, साइट लोकेशन, एडवांटेज डिसएडवांटेज और उसका ब्लॉक डायग्राम। आज हम डीजल पावर स्टेशन करने वाले हैं। तो और डीजल पावर स्टेशन इज अ जनरेटिंग स्टेशन इन विच डीजल एनर्जी इज यूज्ड एज अ प्राइम मूवर फॉर जनरेशन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। डीजल पावर स्टेशन के अंदर हम डीजल एनर्जी का यूज करते हैं प्राइम मूवर्स को मूव करने के लिए, और जिसके कारण हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिले। सिंस द कॉस्ट ऑफ डीजल इज हाई, जो डीजल की कॉस्ट हाई है, तो इसके कारण जो हमारी जो जनरेशन कॉस्ट होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, वो भी हाई होती है। पर इसमें जो कॉस्ट डीजल की है वो हाई है, पर जनरेशन कॉस्ट भी हाई होती है हमारे इलेक्ट्रिसिटी की। पर जो ये पावर स्टेशन है, डीजल पावर स्टेशन है, ये हमें स्मॉल अमाउंट में प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। ये ह्यूज अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं कर पाता। फिर ये कहाँ पे सूटेबल है? बेस्ट सूटेबल ये वहां पे है जहाँ पे इसकी लो डिमांड हो एनर्जी की, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। जैसे कि हमारे हॉस्पिटल्स, ऑफिस और हाउसेस को ये सपोर्ट कर पाता है एनर्जी को के लिए। ये इसका डायग्राम है जहाँ पे यहाँ पे फ्यूल टैंक से पंप होके फिल्टर होके ये डे टैंक में जाएगा। डे टैंक से ये डीजल इंजन में जाएगा, जिसको ये जनरेटर अल्टरनेटर लगे होंगे उनको रोटेट करेगा, और हमें ग्रिड में हम, या जहाँ पे हमें डिमांड है एरिया में, वहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी को करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे। और यहाँ पे एयर कंप्रेसर भी लगे हुए हैं, स्टार्टिंग एयर टैंक, एयर फिल्टर भी लगे हुए हैं कि कंबशन अच्छी तरह हो जाए एयर फिल्टर से, और साथ में इसकी जो कूलिंग होती रहे, एयर कूलिंग भी कहते हैं। और यहाँ पे वाटर कूलिंग भी करी हुई है, जिसके कारण ये ज़्यादा हीटअप ना हो, तो वो भी होए, वाटर के कारण भी कूलिंग होए। और साथ में ऑयल भी ठंडा होए, ऑयल को भी ठंडा करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे अंदर ज़्यादा हीट होएगी तो ऑयल है वो ज़्यादा हीट अप करेगा, तो जल्दी से वो हो जाएगा, गैस बन के उड़ जाएगा, जिसके कारण हमारा जो फ्यूल है वो ज़्यादा कंज्यूम होएगा, जिसके कारण हमारी जो कॉस्ट है और ज़्यादा लगेगी। तो हमें फ्यूल को बचत करनी है, तो हम उसके लिए भी ऑयल कूलिंग भी करेंगे। और यहाँ पे एक साइलेंसर लगा हुआ है, जिस क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नॉइज प्रोड्यूस करते हैं, तो हम साइलेंसर यहाँ पे लगाया हुआ है। और यहाँ पे कोई कूलिंग टावर है, जो वाटर हीट अप होके आ रहा है, तो वो कूलिंग टावर से वापस ठंडा होके वापस कूलिंग करेगा। तो डीजल इलेक्ट्रिकल पावर स्टेशन मेनली कंसिस्ट ऑफ जनरेटिंग सेट एंड सेवरल ऑक्सिलरी सिस्टम होते हैं। तो पहला हमारा सिस्टम आता है इंजन फ्यूल सिस्टम। ये कैसे वर्क करता है, पहले हम देखते हैं इंजन फ्यूल सिस्टम के अंदर क्या क्या आता है। तो स्टोरेज टैंक, स्टेनल फ्यूल ट्रांसफर पंप एंड डे टैंक होता है। और फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हम रोड्स या रेलवेज का यूज करते हैं फ्यूल को लेके आने के लिए, उस ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो इसकी क्या प्रोसेस होती है? तो प्रोसेस में पहले स्टोरेज टैंक से डे टैंक में हम फ्यूल भेजते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेनर से, और फिर वो फ्यूल डे टैंक से इंजन में जाता है थ्रू अ फाइनल स्ट्रेनर की हेल्प से। पर्पस क्या होता है स्ट्रेनर का? स्ट्रेनर रिमूव्स सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज टू इंश्योर क्लीन फ्यूल रीच द इंजन। स्ट्रेनर का क्या काम होता है कि ये इसमें से इम्प्योरिटीज होती है जो फ्यूल के अंदर से, उनको हटा के अच्छा क्लीन फ्यूल इंजन तक पहुंचाता है। तो अब आता है हमारा सेकंड टॉपिक, सेकंड पॉइंट, एयर इनटेक सिस्टम इंक्लूडिंग एयर फिल्टर को हम इंक्लूड कर रहे हैं इसके अंदर। तो सप्लाईज क्लीन एयर को सप्लाई करता है, इसके लिए फ्यूल कंबशन के लिए। एयर फिल्टर रिमूव डस्ट पार्टिकल्स दैट could otherwise act as a obstructive in the engine सिलेंडर। एयर फिल्टर हम यूज करते हैं डस्ट को रिमूव करने के लिए एयर में से, नहीं तो वो जो डस्ट है वो हमारे इंजन को बंद कर देगी, साइकिल को
सिलेंडर को वगैरह को ब्लॉक करके। सुपरचार्जर is often used to increase intake air pressure, improving power output. पावर आउटपुट को इम्प्रूव करने के लिए हम सुपर चार्जर का यूज करते हैं कि वो एयर को इनटेक करने के लिए प्रेशर यूज करेगा, अच्छी ज्यादा से ज्यादा एयर लेगा। एयर इज ड्रॉन फ्रॉम आउटसाइड एंड डिलीवर्ड टू द इंटर मेनफोल्ड थ्रू डक्ट एंड फिल्टर। जो एयर है हमें आउटसाइड से ले रहे हैं तो वो इंटर मेनफोल्ड और डक्ट एंड फिल्टर में ड्रॉन की जाती है, भेजी जाती है। इंजन एग्जॉस्ट सिस्टम कैसे वर्क करता है? कैरीज एग्जॉस्ट गैसेस फ्रॉम द इंजन टू एटमॉस्फेयर। ये इंजन में से जो एग्जॉस्ट की जैसे धुआं वगैरह निकलता है वो एटमॉस्फेयर में भेजा जाता है इंजन एग्जॉस्ट से। हीट फ्रॉम एग्जॉस्ट गैसेस, जो हम ये हमारा इंजन है वो गैसेस निकाल रहा है तो उसमें से जो हीट है वो हम लेते हैं। इज यू समटाइम यूज टू प्री हीट ऑयल और एयर एंटरिंग द इंजन। हम उसको कहाँ यूज करते हैं? ऑयल या एयर को गर्म करने के लिए। और साइलेंसर इज इंस्टॉल्ड टू रिड्यूस नॉइज फ्रॉम एग्जॉस्ट। एक हमने साइलेंसर लगाया हुआ है जिसके कारण वहां पे नॉइस है जो हमारे इंजन की वो कम हो जाती है। इंजन कूलिंग सिस्टम प्रिवेंट ओवरहीटिंग बाय रिमूविंग एक्सेस हीट फ्रॉम इंजन। ओवरहीटिंग को प्रिवेंट करने के लिए हमने वाटर कूलिंग किया है। स्मॉल इंजन के लिए हम एयर कूलिंग करते हैं और लार्ज इंजन के लिए यूज फोर्स्ड वाटर कूलिंग, पानी वाटर कूलिंग भी करते हैं और साथ में एयर भी करते हैं। फोर्स्ड वाटर कूलिंग का मतलब होता है एयर विद वाटर। प्रोसेस कैसे? वाटर सर्कल्स थ्रू द सिलेंड्रिकल जैकेट्स। जो वाटर है वो सर्कुलेट किया जाता है सिलेंड्रिकल जैकेट से, और जो हॉट वाटर है फ्रॉम द इंजन से वो कूलर इन द कूलिंग टावर के अंदर हम सर्कुलेट करते हैं जो हॉट वाटर को। मेंटेन सेफ ऑपरेशन टेम्परेचर एंड प्रिवेंट कंपोनेंट डैमेज। ये क्या करते हैं? ये ऑपरेशन होती है, जो ऑपरेटिंग होती है हमारे मशीन की, उसके लिए एक ऑपरेटिंग टेम्परेचर पे सेट हो जाती है कि हम उस इतने पे ही चलेगा, जिसके कारण वो ओवर हीटिंग नहीं हो पाता हमारा इंजन वगैरह, जिसके कारण हमारे जो कंपोनेंट है वो सेफ रहते हैं, खराब नहीं होते। इंजन लुब्रिकेटिंग ऑयल सिस्टम। इंजन लुब्रिकेटिंग ऑयल सिस्टम कैसे वर्क करता है? मिनिमाइज वियर एंड फ्रिक्शन बिटवीन द इंजन कंपोनेंट्स। गियर्स के और के अंदर वो फ्रिक्शन वगैरह पैदा करता है। कंप्रेस लुब्रिकेशन ऑयल टैंक पंप्स फिल्टर एंड ऑयल कूलर। जो कंप्रेसिस होते हैं वो लुब्रिकेशन ऑयल टैंक और पंप फिल्टर एंड ऑयल कूलर के साथ होते हैं। प्रोसेस ऑयल फ्रॉम द टैंक फिल्ड ड्राइव टू द मूविंग पार्ट पिस्टन क्रैंकशाफ्ट एंड बेयरिंग्स। जो ऑयल होता है लुब्रिकेशन ऑयल टैंक से हम फिल्टर करके मूविंग, जो इसके अंदर जो हमारे डीजल पावर स्टेशन के अंदर जो मूविंग पार्ट्स हैं पिस्टन वगैरह क्रैंकशाफ्ट्स के अंदर हम वहां पे इसको भेजते हैं। ऑयल कूलर मेंटेन लो ऑयल टेम्परेचर। ऑयल कूलर वहां पे ऑयल का टेम्परेचर कम रखता है जिसके कारण हमारा जो स्मूथ ऑपरेशन हो पाती है। The life and the efficiency of engine depends largely on the proper lubrication। ऑयल टैंक के ऊपर ही निर्भर होती है जो हमारे इंजन की लाइफ है एफिशिएंसी। इंजन स्टार्टिंग सिस्टम। इंजन स्टार्टिंग सिस्टम कैसे वर्क करता है? यूज टू स्टार्ट द इंजन अंटिल इट्स रन ऑन इट्स ओन पावर। ये खुद की पावर पे स्टार्ट होने के लिए काम करता है। स्मॉल स्टार्टेड मैन्युअली। जो स्मॉल इंजन होते हैं वो मैन्युअली स्टार्ट किए जाते हैं, पर लार्ज सेट के लिए हम 75 किलोवाट तक की पावर देते हैं। स्टार्टिंग यूजिंग बैटरीज और कंप्रेस्ड एयर सिस्टम को हम यूज करते हैं इनको स्टार्ट करने के लिए। इन लार्ज सिस्टम कंप्रेस्ड एयर इज एडमिट इनटू द
cylinders to act as air motor helping the engine start smoothly। बड़े सिस्टम के अंदर हम एयर कंप्रेस करके रख देते हैं सिलेंडर के अंदर, फिर वो क्या करते हैं, जो एयर मोटर्स होती हैं, जो मोटर को हम रन करते हैं जिसके कारण इंजन हमारा स्मूथली स्टार्ट हो जाता है। साइलेंट फीचर ऑफ डीजल पावर स्टेशन के क्या है, कैन बी इंस्टॉल एनीवेयर, ये कहीं पे भी इंस्टॉल किया जाते हैं, इवन नियर द लोड सेंटर के पास भी। कैन बी स्टार्ट क्विकली एंड पुट ऑन लोड रैपिडली, हम इसको जल्दी स्टार्ट कर पाते हैं और लोड को रैपिडली ये रिकॉग्नाइज कर, मतलब लोड के ऊपर ही जल्दी हो जाते हैं स्टार्ट। एफिशिएंसी रिमेन्स फेयरली कांस्टेंट ओवर रेंज ऑफ लोड, एफिशिएंसी इसके अंदर कांस्टेंट रहती है कितना भी लोड हो, ओवर अ रेंज ऑफ, इसकी कुछ रेंज होती है लोड की वहां तक। एडवांटेजेस, सिंपल डिजाइन एंड लेआउट, इसका बहुत सिंपल डिजाइन है, ज्यादा हार्ड भी नहीं है, और इसका लेआउट भी। हाई ऑपरेशनल एफिशिएंसी, इसकी ऑपरेशन एफिशिएंसी बहुत हाई होती है अंडर वेरिंग लोड। रिक्वायर लेस स्पेस, इसके अंदर लेस स्पेस रिक्वायर्ड होती है इसको इंस्टॉल करने के लिए। नो स्टैंड बाई लॉसेज, इसके कोई लॉसेज नहीं होते। लेस ऑपरेशनल स्टाफ रिक्वायर्ड, लोकेटेड एनीवेयर, लेस वाटर नीड्स फॉर कूलिंग, हम इसके अंदर थोड़ा पानी यूज कर सकते हैं क्योंकि इसमें बार बार ये कूलिंग होके हीट अप होके कूलिंग टावर में जाके वापस रीयूज कर सकते हैं, इसलिए लेस वाटर नीड होती है। हायर थर्मल एफिशिएंसी, इसके अंदर हम हायर थर्मल एफिशिएंसी होते हैं देन स्टीम पावर स्टेशन। स्टीम पावर स्टेशन से इसके अंदर जो थर्मल हीट एनर्जी है वो ज्यादा होती है एफिशिएंसी। लोअर ओवरऑल कॉस्ट देन स्टीम पावर प्लांट, स्टीम पावर प्लांट से इसकी ओवरऑल कॉस्ट बहुत कम होती है। कैन रिस्पॉन्स क्विकली, ये जल्दी रिस्पॉन्स कर देते हैं लोड को। डिसएडवांटेज इसकी क्या होती है, सुटेबल ओनली फॉर स्मॉल पावर जनरेशन, ये स्मॉल पावर जनरेशन के लिए ही सुटेबल है। इसको हाई मेंटेनेंस कॉस्ट होती है इसकी, जब हम इसकी मेंटेनेंस करते हैं तो इसकी जो कॉस्ट होती है वो ज़्यादा होती है। लो ओवरऑल एफिशिएंसी, इसकी एफिशिएंसी भी 35 to 41% ही होती है, ज़्यादा नहीं होती। हाई लुब्रिकेशन कॉस्ट, इसकी लुब्रिकेशन कॉस्ट भी हाई होती है। लिमिटेड कैपेसिटी होती है। हाई रनिंग कॉस्ट, इसकी रनिंग कॉस्ट भी हाई होती है ड्यू टू द डीजल प्राइस, डीजल के प्राइसेस के कारण इसकी रनिंग कॉस्ट है वो भी हाई होती है। एग्जॉस्ट नॉइस, ये ज़्यादा नॉइस प्रोड्यूस करते हैं तो ये ज़्यादा मेजर इशू बन जाता है, मतलब क्योंकि ये लोड सेंटर के पास होते हैं जहाँ पे हमारे शहर वगैरह होते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा नॉइस प्रोड्यूस करते हैं जिसके कारण नॉइस पोल्यूशन होता है। सिलेक्शन ऑफ साइट ऑफ डीजल इलेक्ट्रिकल पावर स्टेशन है, इसके लिए डीजल पावर स्टेशन के लिए सिलेक्शन ऑफ साइट कि हमें किस किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। प्रॉक्सिमिटी टू लोड सेंटर के पास होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इसके कारण हमें ट्रांसमिशन कॉस्ट होएगी वो बहुत कम होएगी। शुड बी अवे फ्रॉम पॉपुलेटेड एरिया, हमें पॉपुलेटेड एरिया से दूर इसको रखना है क्योंकि क्योंकि ज़्यादा नॉइस प्रोड्यूस करता है। लैंड कॉस्ट शुड बी लो, इसकी जो स्टेबलिशिंग कॉस्ट होती है क्योंकि स्मॉल एरिया लेते हैं तो इसकी जो कॉस्ट होती है वो बहुत, लैंड कॉस्ट बहुत लो होती है। इसको फ्यूल की अवेलेबिलिटी शुड बी इंश्योर्ड, क्योंकि वहाँ पे फ्यूल जल्दी मिल जाए, ऐसे वहाँ पे हमने देखना चाहिए कि कहाँ पे फ्यूल की शॉर्टेज है कहाँ नहीं है, तो जहाँ पे नहीं है वहाँ पे हमें इसको स्टेब्लिश करना चाहिए। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन टू हैंडल इंजन वाइब्रेशन, इसके अंदर जो इसका स्टैंड होएगा वहाँ पे हमें अच्छी स्ट्रॉन्ग स्टेबल करना पड़ेगा क्योंकि इसकी वाइब्रेशन, इंजन के कारण इसकी वाइब्रेशन होती है जिसके कारण ये डिसेबल मतलब हट सकता है वहां से और किसी को डैमेज वगैरह भी कर सकता है। एडुकेट वाटर सप्लाई फॉर कूलिंग, वाटर की सप्लाई भी होनी चाहिए इसके कूलिंग पर्पस के लिए। गुड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी फॉर फ्यूल डिलीवरी एंड मेंटेनेंस के लिए वहाँ पे फ्यूल
के लिए ट्रांसफर और मेंटेनेंस के लिए इसकी फैसिलिटीज होनी चाहिए। और ये मैंने आपके लिए एक पेपर बनाया है, प्रैक्टिस पेपर, जिसकी हेल्प से आप प्रैक्टिस कर सकते हो कि आज के हमने सेशन में हमने किन किन चीज़ों का याद रखा है। जैसे डीजल पावर स्टेशन यूज डैश एज अ प्राइम मूवर, किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? वाटर टरबाइन डीजल इंजन के लिए। एयर फिल्टर इन द डीजल पावर स्टेशन यूज्ड टू, किस चीज़ के लिए किए जाते हैं? ऐसे आपने इनके आंसर लिखने हैं। अगर आप इनमें से किसी के आंसर नहीं देख पा रहे हो या नहीं आपके समझ में नहीं आ रहा, तो आप यार रीड कर लें। अगर फिर भी नहीं आ रहा तो मैंने यहाँ पे नीचे की आंसर्स इनके लिख दिए हैं। जैसे फर्स्ट का डीजल इंजन, सेकंड का बी ऑप्शन, फिर है सी ऑप्शन और सेक्शन बी, सी और डी अकॉर्डिंग टू 8 मार्क्स 4 मार्क्स विद डायग्राम मैंने आपके लिए प्रोवाइड कर दिया है। अगर और भी कोई क्वारीज हो तो आप कमेंट करें, मैं उसका हल निकाल दूंगा और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए वो सॉल्व कर दूंगा। और भी कोई क्वारीज हो, कोई क्वेश्चन और आपको ऐड करवाना है तो मैं इस पीडीएफ में ऐड कर सकता हूं, और इस वीडियो का पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहें एचआर पॉलिटेक्निक बाय पारस कौशिक के साथ।